हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारी हिंदी सुरभि पुस्तक के पाठ पढ़ने जा रहे हैं 11, जिसका नाम है अंटार्कटिक धरती का 7वां महाद्वीप। तो ये बच्चों बहुत ही रोचक पूर्ण पाठ है, बहुत ही एक्साइटमेंट वाला पाठ है। इसे पढ़कर आपको बहुत ज़्यादा रोचक जानकारियाँ प्राप्त होने वाली है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इस पाठ को। तो ये जो पाठ है ये अंटार्कटिक यानी कि धरती के 7वें महाद्वीप से संबंधित है। तो हमारी धरती पर कुल 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। तो अंटार्कटिक जो है इनमें से ही एक है जो सारा बर्फ की एक चादर से ढका हुआ है, सबसे अलग। तो आइए शुरू करते हैं। अंटार्कटिक धरती का 7वां महाद्वीप है। इसका आकार भारत और चीन से बड़ा है। पृथ्वी के 6 महाद्वीप भूमि के रास्तों अथवा समुद्री रास्तों से जुड़े हुए हैं, किंतु अंटार्कटिक चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और सबसे अलग थलग है। यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिण छोर कैप हॉर्न से 900 किलोमीटर दूर है। यह दूरी विमान द्वारा लगभग 1-1.5 घंटे में तय की जा सकती है। तो बच्चों, जो बाकी 6 महाद्वीप हैं वो क्या है, वो आपस में किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं, लेकिन जो अंटार्कटिक महाद्वीप है ये बिल्कुल ही अलग है। ये किसी दूसरे महाद्वीप या द्वीप से नहीं जुड़ा हुआ, ये बिल्कुल सबसे अलग थलग है। अंटार्कटिक की 95% भूमि बर्फ से ढकी है। इस महाद्वीप पर पड़ी बर्फ की औसतन मोटाई लगभग 1.25 किलोमीटर है। कई स्थानों पर बर्फ की मोटाई 4.5 किलोमीटर तक है। यहाँ लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, यानी गर्मी के दिनों में 6 महीने तक सूर्य दिखाई देता है और सर्दियों में छिपा रहता है। चारों तरफ अंधेरा रहता है। सर्दियों में अंटार्कटिक का आकार गुना बढ़ जाता है और समुद्री किनारों पर 1100 किलोमीटर तक बर्फ जम जाती है। तो बच्चों, अंटार्कटिक का जो तापमान है वो बहुत ही ठंडा रहता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ होती है। 6 महीने वहाँ पर दिन होते हैं और 6 महीनों के लिए वहाँ पर रात होती है, जिसकी वजह से जो सूरज की रोशनी है वहाँ पर नहीं पड़ती और उसकी वजह से वहाँ पर कई किलोमीटर तक जो बर्फ है वो जम जाती है। गर्मियों में अंटार्कटिक का आकार 3600 किलोमीटर तक होता है, जबकि सर्दियों में 5400 किलोमीटर। बता सकते हैं कि आर्कटिक का आकार सर्दियों में 1.5 गुना क्यों बढ़ जाता है? इसीलिए कि बेहद ठंड के कारण समुद्री पानी पर दूर दूर तक बर्फ की मोटी परतें जम जाती हैं। जब हमारे देश में गर्मी का मौसम होता है, यानी कि भारत देश में गर्मी का मौसम होता है, तब अंटार्कटिक में सर्दी का मौसम, और जब हमारे यहाँ सर्दी का मौसम होता है तब अंटार्कटिक में गर्मी का मौसम होता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडल दिनों दिन प्रदूषित हो रहा है, जबकि अंटार्कटिक का वायुमंडल बिल्कुल स्वच्छ और शुद्ध है। इसका मुख्य कारण ये है कि अंटार्कटिक को छोड़कर शेष महाद्वीपों में जनसंख्या बढ़ रही है और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कल कारखानों और यातायात के साधनों में आशातीत वृद्धि हो रही है। तो तापमान जो है अंटार्कटिक का वो इसलिए हमेशा अनुकूल रहता है, हमेशा बर्फ की चादर बिछी रहती है, बिल्कुल प्रदूषण नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या नहीं है। जो बाकी 6 महाद्वीप हैं वहाँ की जो जनसंख्या है, आप देख ही सकते हैं हमारी भारत की जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। चीन में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो इस तरह से 6 महाद्वीप जो है उनकी जनसंख्या बहुत अधिक तेजी से बढ़ रही है और इस जनसंख्या की जरूरतों की, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज, कल कारखाने खोले जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है और जिससे ग्लोबल वार्मिंग पैदा हो रही है, यानी कि जो हमारा धरती का तापमान है वो बढ़ रहा है, यानी कि गर्म हो रहा है। अंटार्कटिक की औसत ऊंचाई 1830 मीटर है और यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान विंसन मैसिफ 5142.3 मीटर ऊंचा है। अंटार्कटिक 2 भागों में बटा है, पूर्व और पश्चिम। पूर्वी भूभाग अधिक बड़ा है। यहाँ एक बड़ा पहाड़ी मैदान और पठार है जो लगभग 4000 मीटर ऊंचा है। पश्चिमी भाग में कई पहाड़ियां हैं जिनकी अलग अलग चोटियां हैं। ये चोटियां बर्फ के बीच से ऊपर की ओर निकली हुई हैं।
अंटार्कटिक की बर्फ में विश्व का 70% पानी का भंडार है। यदि ये सिर्फ सारी बर्फ पिघल जाए तो सभी समुद्रों का जलस्तर 50 मीटर ऊंचा हो जाएगा, जिससे अनेक देश और नगर डूब जाएंगे। मतलब इन्होंने बोला है कि अगर अंटार्कटिक की सारी बर्फ पिघल जाए तो न जाने कितने ही छोटे छोटे देश जो समुद्र के किनारे पर हैं वो कई देश डूब जाएंगे और जो समुद्र का स्तर है वो 50 मीटर तक ऊपर आ जाएगा। करोड़ों वर्ष पहले अंटार्कटिक महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के साथ जुड़ा था। इस प्रकार यह उस समय का सबसे बड़ा महाद्वीप था। अनुमान है कि पहले अंटार्कटिक में समशीतोष्ण जलवायु थी, यानी कि समान। यह महाद्वीप किसी कारण से खिसक कर दक्षिण ध्रुव के पास पहुंच गया और बर्फीला क्षेत्र बन गया। यहाँ पाए गए जीवाश्म यानी कि जीवों के चिन्ह बोल सकते हैं, है ना, जो पहले जीव होते थे फिर वो मर गए, फिर उनकी अस्थियां, हड्डियां वगैरह, जीवाश्म वगैरह मिले। और पेड़ पौधों के अवशेष बताते हैं कि अंटार्कटिक सदा से ध्रुव क्षेत्र में नहीं था। ध्रुव प्रदेश के अतिशय ठंडे होने का मुख्य कारण है सूर्य के प्रकाश का तिरछा पड़ना। तो ठंडे होने का कारण है कि जिन जगहों पर सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है वहां पर गर्मी होती है, लेकिन अंटार्कटिक में, दक्षिणी ध्रुव में क्या है कि सूरज की तिरछी रोशनी पड़ती है, जिस कारण से वो सूरज की जो किरणें हैं वो पूरी तरह से उसको नहीं जा पाती। तिरछा पड़ने का कारण ऊष्मा का अधिकांश भाग वायुमंडल में फैल जाता है उसके कारण। इसीलिए कहा जाता है कि ध्रुव प्रदेशों में गर्मी डूब जाती है और लगभग 400 वर्ष पूर्व इस बर्फीले महाद्वीप की खोज आरंभ हुई थी। इंग्लैंड के जेम्स कुक ने 3 प्रयत्न किए पर उसे सफलता नहीं मिली। उसने अंटार्कटिक वृत्ति का चक्कर लगाया लेकिन उसे केवल हिमद्वीप दिखाई पड़े। हाँ, आखिरी अभियान में वह दक्षिण में बहुत दूर तक चला गया जहां उससे पहले कोई नहीं जा सका था। उस अभियान में यह आदिवासियों द्वारा मार डाला गया। पहली बार अंटार्कटिक पर मनुष्य की दृष्टि 1820 ईस्वी में पड़ी। 16 जनवरी 1820 को एक ब्रिटिश जल सेना अधिकारी, ठीक है, लेफ्टिनेंट एडवर्ड ब्रांसफील्ड ने अंटार्कटिक महाद्वीप को दूर से देखा। उसी वर्ष 2 रूसी जहाज अंटार्कटिक के पानी में पहुंचे। ब्रिटेन, अमेरिका और रूस ने अंटार्कटिक की खोज की महत्वपूर्ण योजनाएं 19वीं शताब्दी में बनाई। 1840 में अमेरिकी लेफ्टिनेंट चार्ल्स विकल्स ने अपने आदमियों को अंटार्कटिक के ऐसे स्थान पर ला खड़ा किया जिसके आगे बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी, ठीक है। उन्होंने अपनी डायरी में भी इस बारे में लिखा हुआ था। फिर उसके बाद जेम्स क्लॉक ने 1841 में अपने जलपोतों के साथ एक सागर की खोज की जिसे रॉस सागर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने एक दो ज्वालामुखी पर्वत की भी खोज की जो एक उसमें से एक आज भी सक्रिय है। इसके बाद उन्होंने फिर एक हिम की दीवार देखी जिसकी ऊंचाई 45 से 46 किलोमीटर तक थी, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ों की खोज की। फिर अंटार्कटिक की खोज 1768 में आरंभ हुई लेकिन सफलता मिली 1911 में। तो नॉर्वावेसी होल्ड अमेंडन पहले उत्तरी ध्रुव पर जाने की योजना बना रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि रियर एडमिरल रॉबर्ट ई पेरे नामक उन्होंने पहले इसकी खोज कर लिया तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं दक्षिणी ध्रुव पर अब जाऊंगा। तो अमेंडन ने स्कॉट को तार द्वारा सूचित किया कि अंटार्कटिका की ओर जा रहा हूं। फिर क्या था, दोनों में दक्षिण ध्रुव पहुंचने की हौड़ पड़ गई। मतलब दोनों ने एक दूसरे को बोला कि मैं पहले जाऊंगा या मैं पहले जाऊंगा, इन्फॉर्म कर दिया एक दूसरे को कि हम जा रहे हैं। तो वो दोनों में ही होड़ लग गई कि पहले कौन जाएगा। तो उसके बाद 17 जनवरी 1912 को वो पहुंचे। इस यात्रा में स्कॉट अपने कई सहयोगियों सहित अपने प्राण गंवाने पड़े, तो स्कॉट की मृत्यु हो गई। उसके बाद हमें स्कॉट की डायरी से भी इस संबंधी काफी जानकारी मिलती है। इसके बाद विश्व के अनेक देशों ने अंटार्कटिक में रुचि लेना आरंभ किया। कई देशों ने अपने दल भेजे, विज्ञान संबंधी अनुसंधान दल भेजे ताकि जिससे वो वहाँ के वातावरण को देख सके। फिर अभियान, इसमें से एक सदस्य अभियान जो दल में था उसने फिर अंटार्कटिक के बारे में बताया
कि बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर। मिट्टी की सतह पर कवक और शैवाल के अतिरिक्त वहाँ लाइकेन वनस्पति। अब यहाँ पर जो सदस्य था उसने फिर वहाँ की वनस्पति, वहाँ के जीव जंतुओं के बारे में बताया कि वहाँ पर कौन कौन सी चीजें रहती हैं। तो उसने बताया कि सील मछली समुद्री प्राणी है जो बर्फ के नीचे बड़ी संख्या में पाई जाती है। इसके अलावा उन्होंने क्रिल नामक छोटी मछलियों के बारे में बताया कि वो भी पाई जाती हैं। उसके बाद उन्होंने शिम्प नाम का एक शाकाहारी प्राणी है जो पानी पर तैरता है और काई को खाकर जीवित रहता है। काई बेटा वो होती है जैसे जिस जगह पर ज्यादा देर तक पानी पड़ा रहता है तो वो हरियाली सी जम जाती है ना, उसको काई बोलते हैं। तो उसके अलावा फिन पिसा नाम की मछली की भी कई प्रजातियां यहाँ मिलती हैं। तो अलग अलग तरह की बहुत सारी मछलियों की प्रजातियां वहां पर मिलती हैं। उसके अलावा पेंगुइन, पेंगुइन देखो ये, तो पेंगुइन दक्षिण ध्रुव का विशेष पक्षी है। जैसे आपने पेंगुइन देखी होंगी, है ना, ब्लैक कलर की होती हैं। ये देखिए आपको फोटो में दिखाया हुआ है पेंगुइन्स, ठीक है। ये बिना पंखों वाला निराला पक्षी है। पंख नहीं होते इनके, बहुत छोटे से होते हैं। इसके आगे का भाग सफेद और शेष काला होता है। उसकी कई प्रजातियां हैं जो दक्षिण भाग में पाई जाती हैं। पेंगुइन के अतिरिक्त अल्बेट्रस, पेट्रेल और स्कुआ नामक पक्षियों की कई प्रजातियां भी पाई जाती हैं। अधिकतर पेंगुइन जहां से अंटार्कटिक का सागर आरंभ होता है उसके दक्षिण की ओर पाए जाते हैं और उड़ने वाले पक्षी उत्तरी भाग में। एम्परर पेंगुइन की ऊंचाई 1 मीटर से भी अधिक होती है। ये तैरते हुए हिमखंडों पर घूमता हुआ पाया जाता है। ढेडलाई पेंगुइन एम्परर पेंगुइन के कद से छोटा होता है। ये एक भिन्न पक्षी है जिसकी रुचि दूसरों के संबंध में छानबीन की होती है। एल्बेट्रस बहुत बड़ा पक्षी है जिसकी छाती सफेद होती है और इसके पंखों के कोने काले होते हैं। पंख खोलने पर इसकी लंबाई 1 मीटर से भी अधिक होती है। आदमी की अनजानी चीजों, प्रदेशों, जीव जंतुओं आदि के प्रति गहरी रुचि के कारण हमें रोचक और उपयोगी जानकारियां उपलब्ध होती हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप पर फिल्में और पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है जिन्हें आप देखना और पढ़ना जरूर पसंद करेंगे। तो जो अंटार्कटिक महाद्वीप है इससे संबंधी आपको बहुत सारी बुक्स भी मिल जाएंगी, स्पेशली ज्योग्राफी में आपको मिल जाएंगी, या फिर आप गूगल में भी सर्च करके अंटार्कटिक के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, जो कि बहुत रोचक पूर्ण जानकारी होगी। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा आज का पाठ, अंटार्कटिक धरती का 7वां महाद्वीप। अब हम इसकी एक बार एक्सरसाइज भी पढ़ लेते हैं, तो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे इसके। ध्रुवीय प्रदेशों में रात दिन कितने समय के होते हैं? बच्चों हमने पढ़ा था ना, कितने समय के होते हैं? 6 महीने, और 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। यानी गर्मी के दिन में 6 महीने तक सूर्य दिखाई देता रहता है और सर्दियों में छुपा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिक की खोज कब, किसने और कैसे की? पहली बार अंटार्कटिक पर मनुष्य की दृष्टि 1820 ईस्वी में पड़ी। 16 जनवरी 1820 ईस्वी को एक ब्रिटिश जल सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट एडवर्ड ब्रांचफील्ड ने अंटार्कटिक महाद्वीप को दूर से देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न देशों द्वारा भेजे गए अनुसंधान दल अंटार्कटिक में क्या करते हैं? तो विभिन्न देशों द्वारा भेजे गए अनुसंधान दल अंटार्कटिक के वातावरण और यहाँ के साधनों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। नेक्स्ट हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जेम्स क्लॉर्क रॉस की उपलब्धियां क्या रही? तो हमने यहाँ पर जेम्स क्लॉर्क रॉस के बारे में बताना है। 1841 में जेम्स क्लॉर्क रॉस अपने दोस्तों के साथ कुछ सागर तक पहुंचा जो पश्चिम को पूर्व से अलग करता है। आज यह रॉस सागर के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद रॉस ने वहां 2 ज्वालामुखी पर्वत की भी खोज की। यहाँ पर रॉस आएगा। रॉस ने वहां 2 ज्वालामुखी पर्वतों की खोज की जिनमें से आज एक भी सक्रिय है। सक्रिय यानी कि आज भी वहां से लावा फूटता है उस ज्वालामुखी से। और साथ ही एक बहुत बड़े हिम दीवार देखी जिसकी ऊंचाई 45 से 46 मीटर तक की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? अंटार्कटिक के ऊपरी भाग में बर्फ ही बर्फ होता है जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, इसीलिए उस पर कोई पेड़ नहीं है। मिट्टी की सतह पर कवक और शैवाल के अतिरिक्त वहां लाइकेन वनस्पति है। यहाँ 2 प्रकार की ऊंची पौधे भी होते हैं, लेकिन इसके समुद्र में जीवन ही जीवन है।
इसके बाद है अंटार्कटिक में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में लिखिए। अंटार्कटिक में पाए जाने वाले जीवों में सबसे पहले सील मछली है। यह समुद्री प्राणी है जो बर्फ के नीचे बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। समुद्र में जहां बर्फ नहीं होती वहां अवैध झुंड बनाकर रहती हैं। यहाँ कल नामक छोटी मछलियां भी, क्रिल नामक छोटी मछलियां भी होती हैं। शिम्प नाम का एक शाकाहारी प्राणी भी है। और सबसे स्पेशल पेंगुइन दक्षिण ध्रुव का विशेष पक्षी है। पेंगुइन के अतिरिक्त यहाँ एल्बाट्रॉस, पेट्रस और स्क्वा नामक पक्षियों की भी प्रजातियां पाई जाती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंगुइन के बारे में आपको इस पाठ में क्या जानकारी मिलती है? इस पाठ में पेंगुइन के बारे में बताया गया है कि पेंगुइन दक्षिण ध्रुव का विशेष पक्षी है। ये बिना पंखों वाला निराला पक्षी है। इसके आगे का भाग सफेद और शेष काला होता है। इसकी कई प्रजातियां हैं जो दक्षिण भाग में पाई जाती हैं। अधिकतर पेंगुइन जहां से अंटार्कटिक सागर आरंभ होता है वहां पाई जाती हैं और उड़ने वाले पक्षी उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में। एम्परर पेंगुइन की ऊंचाई 1 मीटर से भी अधिक होती है, ठीक है। और ढेडलाई पेंगुइन एम्परर पेंगुइन से कद में छोटा होता है। बच्चों, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। बाकी की जो एक्सरसाइज है वो आपको असाइनमेंट में मिल जाएगी, रिटर्न असाइनमेंट में, और आप इसे खुद भी ढूंढिएगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप इसकी एक्सरसाइज जो MCQs हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं एंड अदर्स जो एक्सरसाइज है वो मैंने भी सॉल्व की हुई है, बट आप भी उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आपको भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर, अंटार्कटिक, धरती का 7वां महाद्वीप। I hope you all understand. Okay, बच्चों, thank you and have a nice day.